गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम जैसा कि आशा करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों को अनुरोध है कि वह विशेष तौर पर इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें और उन्हें पढ़ने की पूरी कोशिश करें। और ये एक प्रकार का लेक्चर है उनसे संबंधित, उनके विषय से, और इस लेक्चर को सुनते रहें। आगे उनके एग्ज़ाम में ऐसे ही लेक्चर की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी। फिलहाल आज हम एक नए विचारकों के साथ आपसे जो है मिल रहे हैं। नए विचारकों के नाम हैं गिजू भाई। गिजू भाई के जो है शैक्षिक योजना के बारे में पढ़ेंगे। शैक्षिक योजना उनकी क्या थी, इस प्रकार से जो है हम पहले देखेंगे कि गिजू भाई कहाँ के रहने वाले थे और इनकी विचारधारा क्या थी और पाठ्यक्रम के बारे में इन्होंने क्या बताया था। ठीक, तो गिजू भाई की शैक्षिक योजना। गिजू भाई की शैक्षिक योजना। अब हम शैक्षिक योजना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो गिजू भाई द्वारा देखेंगे कि गिजू भाई कहाँ के रहने वाले थे। गिजू भाई प्रसिद्ध गुजराती शिक्षा शास्त्री तथा विचारक थे। गिजू भाई ने शिक्षण बाल केंद्रित तकनीकी की बेहद प्रयोग का अनुमोदन किया। उनके अनुसार विभिन्न विषयों का शिक्षण निम्नलिखित या अग्रलिखित प्रकार से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, गिजू भाई प्रसिद्ध गुजराती शिक्षा शास्त्री तथा विचारक थे। गुजराती शिक्षा शास्त्री गिजू भाई प्रसिद्ध गुजराती शिक्षा शास्त्री तथा गिजू भाई प्रसिद्ध गुजराती शिक्षा शास्त्री तथा विचारक थे। शिक्षा शास्त्री तथा जो है शिक्षण के प्रति जो उनका व्यवहार था, यानी विचारक थे। विचारधारा उनकी थी जो मतलब शिक्षा को लेकर बाल केंद्रित विचारक थे। ठीक, आगे उन्होंने कहा कि बालकों में मतलब गिजू भाई ने शिक्षण बाल केंद्रित तकनीकी के गिजू भाई ने बाल केंद्रित शिक्षण बाल केंद्रित तकनीकी के बहुत मतलब कहा जाता है कि जैसे बृहद या बेहद प्रयोग का अनुमोदन किया था। मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग का बहुत ज़्यादा अनुमोदन का प्रयोग का अनुमोदन किए थे। प्रयोग का अनुमोदन किए थे। किन्हीं का मतलब छोटे बच्चों पर, यानी बाल केंद्रित तकनीकी की बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था, उसका अनुमोदन भी किया था।
कराया था कि इस प्रकार से बालकों में कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उनके अनुसार विभिन्न विषयों का शिक्षण, उनके अनुसार विभिन्न विषयों का शिक्षण अग्रलिखित है का शिक्षण अग्रलिखित है। तो हम देखेंगे अब आगे ये देखते हैं कि गिजू भाई जी के अनुसार जो है, जो शिक्षण विधि है, पढ़ने या पढ़ाने की जो विधि है, उसके बारे में हम जो है आपसे बात करेंगे कि उन निम्नलिखित या अग्रलिखित जो शिक्षण विषय, कई विषयों पर इन्होंने शिक्षण विधि के बारे में बताया था। तो हम उन्हीं शिक्षा विधि के बारे में आपसे बात करेंगे कि शैक्षिक योजना अथवा पाठ्यक्रम द्वारा, मतलब किस प्रकार से इन्होंने शैक्षिक योजनाओं को तैयार किया था या पाठ्यक्रम को तैयार किया था। इस प्रकार से जो है हम गिजू भाई के बारे में, उनके द्वारा पाठ्यक्रम और शैक्षिक योजना को बनाए गए या तैयार किए गए शिक्षण विधि के बारे में आपसे हम बात करेंगे। कई ऐसे उन्होंने जो है शिक्षण विधियों के बारे में बताया था। ठीक, हाँ, तो अब हम जो है शिक्षण विधि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शैक्षिक योजनाएं एवं पाठ्यक्रम। शैक्षिक योजना अथवा पाठ्यक्रम, शैक्षिक योजना अथवा पाठ्यक्रम हम पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे इनका। तो सबसे पहले शैक्षिक योजना के बारे में बात करेंगे। पहली शैक्षिक योजना क्या है? पहली शैक्षिक योजना ये है, गिजू भाई के अनुसार मातृभाषा की शिक्षण विधि। गिजू भाई के अनुसार गिजू भाई के अनुसार, गिजू भाई के अनुसार मातृभाषा की शिक्षण विधि, मातृभाषा की शिक्षण विधि तो इस शिक्षण विधि के बारे में हम बात करेंगे गिजू भाई के अनुसार। देखिए, गिजू भाई ने क्या कहा था कि पहले जो शिक्षण विधि तैयार किया, तो बालकों को शिक्षा देने की बात, जैसे प्राथमिक पाठशाला के बारे में उन्होंने बताया। तो प्राथमिक पाठशाला में उन्होंने मातृभाषा के आधार पर शिक्षा देने की बात कही थी। मातृभाषा के रूप में अगर देखा जाए तो गिजू भाई ने कहा कि अगर प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा दिया जाए तो सबसे पहले उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। तो गिजू भाई की एक अनुपम कृति है कि प्राथमिक पाठशाला में भाषा शिक्षा, ठीक, किसमें? प्राथमिक पाठशाला में। और इस पुस्तक में एक शिक्षक और बालक के बीच की उस प्रक्रिया की चर्चा है जिससे बालक की भाषा शिक्षा की बुनियाद तैयार होती है। इस पुस्तक के 4 खंड हैं। प्रथम खंड के माइकल वेस्ट सन 1920 की भांति सबसे पहले वाचन पर बल दिया गया। इसके पश्चात लेखन को वे रेखा चित्र से मोड़ना, अभी हम इसके बारे में बता देते हैं, लिख देते हैं आपको कि गिजू भाई की एक अनुपम कृति है, यहीं से तैयार करते हैं। गिजू भाई
गिजुभाई की एक अनुपम मीन्स सुंदर मनोहर जिसको बोलते हैं, अनुपम कृति है। प्राथमिक पाठशाला एक भाषा के रूप में प्राथमिक पाठशाला में भाषा शिक्षा, प्राथमिक पाठशाला में भाषा शिक्षा, प्राथमिक पाठशाला में भाषा शिक्षा। ठीक, तो इस प्रकार से उन्होंने एक कृति तैयार किया। ठीक, उसमें उन्होंने क्या देखा, आगे क्या लिखते हैं, इस पुस्तक में एक शिक्षक और बालक के बीच की उस प्रक्रिया की चर्चा है। मतलब कहने का मतलब इस पुस्तक में, ये पुस्तक तैयार किए हैं। ठीक, तो इस पुस्तक में एक शिक्षक और बालक के बीच की चर्चा की गई है। इस पुस्तक में एक शिक्षक और बालक के बीच की कड़ी को या बीच की प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का चर्चा है। उस प्रक्रिया के बीच का क्या है, चर्चा है। तो चर्चा क्या है देखते हैं। ठीक, जिससे बालक की भाषा शिक्षा की बुनियाद तैयार होती है। जिससे बालक की भाषा शिक्षा, बालक की भाषा शिक्षा का बुनियाद तैयार होती है। बुनियाद तैयार होती है। ठीक, और दूसरा है, देखा जाए तो प्रथम खंड में क्या है, प्रथम खंड के माइकल वेस्ट 1920 की बात। पहले वाचन पर बल दिया गया, किस पर, अगर देखा जाए तो प्रथम खंड में माइकल वेस्ट प्रथम खंड में देखा जाए तो प्रथम खंड में माइकल वेस्ट 1920 में वाचन पर जोर दिया गया। 1920 की भांति 1920 में वाचन मीन्स बोलना, मतलब बोलने पर जोर दिया गया। वाचन पर बल दिया गया, मतलब कहने का मतलब जो उन्होंने प्रथम खंड में रखा था उसमें वाचन पर बल दिया गया था, और दूसरा जो पश्चात था, यानी जो दूसरा बल दिया गया था वो लेखन पर था। पहले बोलने पर बल दिया गया और दूसरे खंड पर जो है लिखने पर बल दिया गया। इस प्रकार से जो है गिजुभाई के अनुसार मातृभाषा शिक्षण विधि को तैयार किया गया था। तो दूसरे खंड में हम देख लेते हैं। दूसरे खंड में
दूसरे खंड में लेखन पर बल दिया गया, लेखन पर बल दिया गया। तो पहले खंड पर वाचन पर और दूसरे खंड पर बोलने पर जो है गिजू भाई ने ये मातृभाषा का जो एक पुस्तक उन्होंने लिखा था, पुस्तक का नाम क्या था, प्राथमिक पाठशालाओं में भाषा शिक्षा। इस पुस्तक में शिक्षक और बालक के बीच की उस प्रक्रिया का चर्चा हुआ था जिसमें बालक शिक्षक एक दूसरे के बीच के संबंधों को दर्शाया गया था और शिक्षक का कर्तव्य होता था कि उसमें बालक की मातृभाषा पर उसे बल देकर उसे शिक्षा देने की योजना बनाई थी। इससे बालक में सबसे पहले बोलने वाचन पर विशेष ध्यान बल दिया गया, उसके बाद लेखन पर। जब बच्चा बोलना सीख जाएगा तो वह लिखना बहुत जल्दी सीखेगा। अगर वह बोलना नहीं सीखा है तो वह लिखना भी नहीं सीख पाएगा। इस प्रकार से जो है गिजू भाई के अनुसार जो है ये पहला जो है तैयार किया गया था। और आगे हम देखेंगे दूसरा क्या है। तो आगे लेखन को वे रेखा चित्र से प्रारंभ करते हैं। उंगलियों से कलम पकड़ने का तरीका, पेंसिल पर काबू, इच्छा अनुसार मोड़ना और अंट संट आकृतियों के से अक्षर आकृति तक जाना इत्यादि लेखन की पहली आवश्यकता है। उनके अनुसार शुद्ध लेखन की गति और सुनकर सही लेखन की आदत पड़ती है। इस प्रकार से जो है गिजू भाई का यह मातृभाषा में पहला जो है विधि या पहली योजना थी, शैक्षिक योजना थी, शिक्षा देने की योजना उन्होंने पहली योजना यही बताया था। इसी योजना को उन्होंने तैयार किया था। आगे हम दूसरी योजना के बारे में दूसरी योजना के बारे में आपको बताएंगे। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं गिजू भाई के अनुसार पहला जो है उसमें है गिजू भाई के अनुसार कविता शिक्षण। पहला है पुस्तक में कविता शिक्षण। गिजू भाई के अनुसार कविता शिक्षण तो कविता शिक्षण के बारे में हम बात करेंगे। किस प्रकार से उन्होंने कविता के बारे में छात्रों को लोकगीतों के माध्यम से काव्य शिक्षण प्रारंभ किया जाए। कहा जाता है काव्य गीत होता है, कविता होती है, उस कविता के माध्यम से क्या करना चाहिए, शिक्षण तैयार करना चाहिए। जैसे आप देख लेते हैं ना, चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में आ जाओ। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा जब प्रक्रिया शुरू होती है तो उस शिक्षण में जब कविता के माध्यम से लोकगीतों के माध्यम से क्या करना चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने शैक्षिक योजना में गिजू भाई ने बताया था। तो आगे फिर कहते हैं कि काव्य शिक्षण प्रारंभ किया जाए। लोकगीतों या ग्राम गीतों की गेयता, डोलन, ताल की स्पष्टता और उचित विषय वस्तु के होने पर बालक उनकी ओर आकृष्ट होता है, मतलब उनकी ओर ध्यान देता है और ऐसे तालमेल गीतों में और जो है उसकी रुचि होती है। बालकों के सम्मुख कविता रखी जाए जिसकी भाषा बोधगम्य हो, उसकी विषय वस्तु की वर्णनात्मक या कथ्यात्मक हो। कविता की परिचय गाकर ही कराया जाए, उसे रटना भी आवश्यक नहीं है। ठीक कविता का केवल रसानुभव होने पर ही वह आत्मसात हो जाता है। कहा जाता है जो कविता होती है, अगर कविता देखा जाए तो आत्मसात, अगर कविता सुनते सुनते लोगों को जो है आना शुरू हो जाता। छोटे से बच्चों में जैसे उनको पढ़ाना है तो कविता के ही माध्यम से पढ़ाया जाए। कविता के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से वह सब कुछ याद कर लेते हैं और उनके अंदर रुचि भी जागृत होने लगती है और उसके प्रति रुचि भी लेना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से गिजू भाई ने कहा कि जो गेयता हो, ढोलक हो या ताल हो, उसके माध्यम से उनका जो ध्यान है उनके जो है
और आकृष्ट होंगे और वो जो है उसमें रुचि लेंगे, और रुचि लेंगे तो उनका जो है शिक्षण विधि अच्छी होगी। इस प्रकार से उन्होंने ढोल ताल मजीरा के साथ जो है शिक्षण विधि को लोकगीत के माध्यम से तैयार करने के बारे में जो है विचारधारा को व्यक्त किया है। आगे भी कई विचारधाराएं हैं जिनके अनुसार उन्होंने जो है व्यक्त किया है, और ऐसी विचारधाराओं में ऐसी कविताओं के माध्यम से उन्होंने जो है व्यक्त किया। आगे क्या कहते हैं, सामान्यतः लोकगीत तथा शब्दों के रमक झमक वाली कविताएं बालकों को आनंदित करती है। कहा जाता है जैसे रमक झमक गीत हो, चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, अगर आप इसे स्वर के माध्यम से अगर उनके समक्ष व्यक्त करते हैं, या जैसे आपके चारों ओर की वातावरण बिल्कुल मनोहर हो, बिल्कुल सुंदर हो, और उसके परिदृश्य में अगर आप ऐसी कविता का जो है उनके स्वरों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो बच्चों में रुंझुन या रमक झमक की कविताओं में बड़ी आनंदित होते हैं, बड़े आनंद के साथ वो भी स्वर के माध्यम से उसे व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से उनकी शिक्षण विधि में उन्होंने अनुमोदित किया, उसका प्रयोग किया कि अगर बाल केंद्रित शिक्षा प्राथमिक पाठशाला में उन्हें शिक्षा देना है तो ऐसी कविताओं को रखना ही पड़ेगा, ऐसी ही कविता उनके साथ होनी चाहिए। जो कविताएं क्रिया प्रधान होती हैं, जिनमें गाड़ी घोड़ा तथा दौड़ धूप धाम से होती है, उन्हें भी बालक पसंद करते हैं। बालक के क्रियापूर्ण जीवन में क्रिया का गान करने वाली कविताएं बालक के विकास में विशेष रूप से सहायक होती है। ठीक, आगे है गिजू भाई के अनुसार कविता पाठ में बालकों को न तो शब्दों के अर्थ लिखवाने चाहिए और न ही उन्हें यूँ ही अपनी ओर से अर्थ बताने चाहिए। गाना प्रारंभ करने से पूर्व उन्हें कविता की वस्तु का तोड़े में परिचय दे देना चाहिए। कभी कभी कविता सुनना चूकने पर उसका संक्षिप्त सार सुनने में बालकों को विशेष आनंद आता है। कविता के भाव विभिन्न मुद्राओं से प्रकट करते हैं, विभिन्न रूपों में उसे जो है व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से काव्य में कितना रस लेने लगा है, मतलब काव्य के माध्यम से बच्चों में धीरे धीरे कविताओं के माध्यम से उनमें अर्थ करने का और सुनने की प्रवृत्ति भी जाग जाती है, और ऐसी कविता में वो जो है हाव भाव के माध्यम से कविताओं को जो है व्यक्त करते हैं। अगर देखा जाए किसी चीज़ को रिपीटेड हो तो उसमें बालक बड़े आनंदित होते हैं, बड़े मस्ती और बड़े भाव से जो है उसे व्यक्त करते हैं। आगे भी उन्होंने कहा सफलता रहस्य तो यह जानने में है कि बालक विद्यार्थी देना चाहिए। काव्य में कितना रस लेने लगा है, काव्य उसे कितना स्पर्श कर सका है, तथा बालक का लेखन तथा वाणी में कविता ने कितना स्थान ले लिया है, इस प्रकार से जो है कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। दूसरा है गिजू भाई के अनुसार व्याकरण शिक्षण। दूसरा है गिजू भाई के अनुसार गिजू भाई के अनुसार व्याकरण शिक्षण तो गिजू भाई के अनुसार व्याकरण शिक्षण, तो इनके अनुसार व्याकरण शिक्षण के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने व्याकरण शिक्षण के बारे में जो है बताया है। व्याकरण शिक्षण अब जैसे कविता प्राथमिक स्तर पर बालकों के कविता के माध्यम से जो है काव्य भाव के रस से उनके शिक्षा तैयार किया जाता है, शिक्षण कराया जाता है। उसी प्रकार फिर बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, उन्हें शब्दों का ज्ञान होने लगता है, लिखना शुरू कर देते हैं, तो उसमें धीरे धीरे व्याकरण शिक्षण भी रखना चाहिए। इस प्रकार से गिजू भाई ने बताया था। जैसे व्याकरण शिक्षण अकेले में या अलग से किया जाना वाला कर्म नहीं है,
मतलब आज शिक्षक के कक्षाओं से होती है। कितनी भी अजीब बात है कि कई स्कूलों में व्याकरण का घंटा ही अलग से रखा जाता है, लेकिन मानो तो व्याकरण भाषा का हिस्सा न होकर कोई गणित का विषय हो। पाठ में संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम तथा विशेषण पद आदि की पहचान खेल खेल में की जा सकती है। उनके कहने का मतलब जैसे आप व्याकरण शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण देना चाहते हैं लोग। पहले क्या होता था कि कई स्कूलों में व्याकरण शिक्षा की अलग क्लासेस चलाई जाती थी, अलग कक्षाएं चलाई जाती थी। तो उस कक्षाओं के लिए उन्होंने क्या किया है कि ऐसी योजना कहा कि व्याकरण कोई जैसे मानो कि गणित का विषय है क्या, नहीं, ये तो ऐसी शिक्षण है कि इसे खेल खेल में क्रिया को, संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को पहचाना जा सकता है। जैसे आप देखते हैं ना कि वह फूल बहुत सुंदर है, तो कभी कभी पूछ लेता है बहुत क्या है, बहुत क्या है, विशेषण है, और सुंदर क्या है, सुंदर क्या है, फूल है ना, तो सर्वनाम है। तो विशेषण विशेषता बतला रही किसकी, सुंदरता की, फूल की सुंदरता की विशेषता बतला रही कौन, बहुत। तो ऐसे उन्होंने कहा कि बच्चों में खेल खेल के माध्यम से देखा जाए तो व्याकरण को पढ़ाया जा सकता है। इससे बच्चों में बड़ी तेज़ी से जो है इस विषय का जो है जागृत होता है। ऐसे बच्चे इसको खेल खेल में विद्यालयों में इस शिक्षण विधि को तैयार करना चाहिए। चौथा था गिजू भाई के अनुसार इतिहास शिक्षण। चौथा है पहला, दूसरा और तीसरा है गिजू भाई के अनुसार भूगोल शिक्षण। इसमें थोड़ा सा और जैसे आगे आप देख लेते हैं कि स्वप्न में अध्यापक लक्ष्मी शंकर के माध्यम से सफलतापूर्वक यह विधि प्रयुक्त करते हैं। जैसे अब तीसरा है गिजू भाई के अनुसार भूगोल शिक्षण, तीसरा है भूगोल, ठीक। गिजू भाई के अनुसार भूगोल शिक्षण, ठीक। तो ये भूगोल शिक्षण में इन्होंने देखिए आगे क्या कहते हैं। जैसे व्याकरण को खेल खेल के माध्यम से बताए थे, तो इसी भूगोल को क्या कहते हैं, भूगोल पढ़ाने में ग्लोबल और नक्शों की सहायता लेकर तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए। फिर आता है इतिहास शिक्षण। चौथा है इतिहास शिक्षण। चौथा है गिजू भाई के अनुसार इतिहास शिक्षण। अगर देखा जाए तो इतिहास शिक्षण के बारे में अगर बात किया जाए तो ये भी खेल खेल के माध्यम से कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बताया जा सकता है। देखो बालकों के लिए कहानी के रूप में ही इतिहास दिलचस्पी बनता है। उसमें कहानीपन की हो जाना, मतलब पुराने ज़माने की कहानियों को अगर छोटे बच्चों में अगर बताया जाए तो बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। कहानियों के माध्यम से अगर बताया जाए, कहानियों के बारे में बताया जाए, समझाया जाए, तो बच्चा बड़ा उसे प्यार से सुनता है। दिलचस्पी कहानी होनी चाहिए। आगे पांचवा है हमारा गिजू भाई के अनुसार चित्रकला, ठीक। पांचवा है चित्रकला शिक्षण। ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चित्रकला शिक्षण। कई शिक्षण उन्होंने देखिए कैसे कैसे प्राथमिक स्तर के शिक्षाओं के बारे में उन्होंने बताया था। शिक्षण इसमें उन्होंने बताया बालकों को चित्रकला तथा कला से संबंधित वस्तुओं के नाम या वस्तु देकर उनकी आकृति बनाने को कहना चाहिए। देखिए जैसे होता है ना कि अब क्या है कि छोटे स्कूलों में अगर देखा जाए तो आकृति किताबों में बनी होती है और उसे देखकर बच्चा क्या करता है, पेंसिल से इसको खींचकर उसका गोला बनाता है। तो विद्यालयों में सादा पेज पहले दे दिया जाता था और उस पर वस्तु दी जाती थी, वस्तुओं के द्वारा नाम दिया जाता था। तो ऐसी वस्तुओं के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे चित्र दिया जाए
जिससे बच्चे उसे बना सकें और बच्चा उसके बारे में जान सके, इस प्रकार की शिक्षण कला को उन्होंने जो है बताया था। आगे उन्होंने जो है बताया था, आगे एक और है, छठवां है, वो पाँचवा था, छठवां है गिजू भाई के अनुसार गणित पढ़ाने के लिए मांटेसरी पद्धति को ही ठीक समझते थे। गिजू भाई के अनुसार धार्मिक शिक्षा, छोटे बालकों की पाठ्य पुस्तकों में धार्मिक पुरुषों तथा उनके जीवन के प्रसंगों पर कक्षाएं होनी चाहिए। धर्म की गंभीर तथ्यों को छोटे बालक नहीं समझ पाते हैं। उन्हें पुराण और उपनिषद की कथाएं भी कही जा सकती है। कर्मकांड, श्लोक, पाठ तथा धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन आज को हम भविष्य के लिए छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से जो है गिजू भाई का जो है शिक्षण विधि था। ठीक, तो हम गिजू भाई के भी शैक्षिक योजनाओं के बारे में आपको समझाया, बताया, चर्चा किया। इस पर विशेष ध्यान आप दीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक और विचारधाराओं के साथ मिलेंगे। अभी तो हम भारतीय विचारधारा के बारे में बात किया, फिर कुछ वादों के बारे में, वाद विवाद के बारे में बात किया था, लेकिन अब हम पाश्चात्य के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालेंगे और अगली वीडियो में हम पाश्चात्य विचारधाराओं से ही संबंधित आपको कुछ उनके शैक्षिक योजनाओं के बारे में आपसे बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।